जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत आपसे आग्रह इस बात का है क्योंकि ये चौथा सेशन है सागर मंथन का और मुख्यमंत्री जी का हमें समय भी मिलता रहा है और हम गोवा की तमाम चीजों पर उनसे चर्चा भी करते रहे हैं। वैसे गोवा की अगर बात की जाए तो संस्कृति, पर्यटन और आधुनिकता का पर्याय माना जाता है, मतलब गोवा आने का मतलब ये होता है। लेकिन पिछले कुछ 4 सालों में अगर देखें तो काफी कुछ स्थिति बदली है, सरकार की नीतियां हों और सिर्फ पर्यटन के अलावा तकरीबन 15% मानते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ जो है वो आता है पर्यटन से, लेकिन क्या उसके बियॉन्ड भी जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसके कितने टेंजिबल बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में तो अब चुनाव भी है, चुनौतियां भी हैं और संभवतः कुछ और भी रोड मैप होगा। बहुत बहुत स्वागत जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इस पांचजन्य के सुशासन सागर मंथन में ये फिर एक बार आपको मिलने का मौका मिला, सबसे बातचीत करने का मौका मिला, इसलिए पांचजन्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, क्योंकि आज अटल जी के जन्म दिवस पर हम ये कार्यक्रम करते हैं, सुशासन दिवस कहा जाता है। हाल ही में अभी जिला पंचायत के जो नतीजे परिणाम आए हैं उसमें भारी बहुमत के साथ एनडीए ने जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया था और लिखा था कि गोवा सुशासन और प्रगतिशील राजनीति के साथ खड़ा हुआ है। और यही सुशासन की बात करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि गोवा का वो कौन सा सुशासन है कि जिला पंचायत में भी 50 में से 33 सीटें आती। पहले तो जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमेशा के लिए गुड गवर्नेंस के लिए गोवा जाना जाता है। इन माय लास्ट टेन्योर ऑफ द 7 years कंटिन्यूअसली जितने सारे ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस हो, गुड गवर्नेंस के लिए जितने सारे रिफॉर्म्स मैं ला सका उतने सभी रिफॉर्म्स मैं ला रहा हूँ। और सबसे मुझे लगता है द बिग रिफॉर्म्स एंड बड़ा रिफॉर्म जो है विच इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वी ब्रॉट एंड दैट इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ जो मेरे सामने बैठे हैं आज यहाँ पे जो कॉल लेटर्स कुछ लोग लेने वाले हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट विच इज अप्रिसिएटेड बाय ऑल। इसको आगे बढ़ाएं चर्चा को। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग उपस्थित हैं जिन्हें आज यहाँ पर इसी मंच पर इसी कार्यक्रम के दौरान कॉल लेटर भी दिया जाएगा जो ये बताता है कि सुशासन की तस्वीर जो है सिर्फ आपको होर्डिंग्स में या न्यूज़पेपर में नहीं दिखती, वो आपको प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई देगी और यही इसका प्रमाण भी होगा। तो एक बात आ रही है उन लोगों के लिए भी जिनको आज प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए होनी चाहिए एक्चुअल में क्योंकि आई हैव टेकन दैट स्टेप। बिल्कुल सही बात है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां। तो स्पेन के उस यात्रा के बारे में थोड़ा बता दें कि मतलब ये लागू करना चुनौतीपूर्ण था, कठिन था, क्या कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आई? और अब रिजल्ट तो खैर चलिए हमने आप देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसकी पूरी यात्रा लागू करने के दौरान मतलब एक पारदर्शिता लाना, रोजगार देने में ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा। जी हाँ, हमेशा के लिए जब रोजगार देने की बात आती है गवर्नमेंट में तो हर एक यानी नॉट ओनली इन द गोवा, बाकी सभी स्टेट में यानी एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेम लगाए जाते हैं। और इससे पहले यानी रिक्रूटमेंट जो थे हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती थी। ओनली थ्रू द गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन जो गैजेटेड पोस्ट अलग थे, बाकी सभी पोस्ट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के थ्रू भरे जाते थे, नॉट थ्रू द। और इवन तो बच्चों के लिए यानी फॉर द सिंगल एलडीसी दे वांट्स टू अपीयर फॉर मोर देन 25 एग्जाम्स। 25 बार अप्लाई करना, 25 बार एग्जाम को जाना, 25 बार वही बार बार करते रहना। सभी प्रोसेस के ये चुनौती तो रहती है हमेशा के लिए। जब लोगों को लगता है कि खुद यानी लोगों को बोला तो खुद यानी हमारे बीच में से कुछ लोगों को लगता है कि मेरी पावर जा रही है तो इट इज एन सेंट्रलाइज हो रही है। लेकिन मैंने सोचते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो टैलेंट है वो टैलेंट गवर्नमेंट में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए द फर्स्ट टाइम आई टेक द डिसीजन स्ट्रांगली, आई टुक द डिसीजन एंड स्टाफ सिलेक्शन कुछ भी करके करना है। और द क्लास C एंड D कैटेगरी पोस्ट के लिए हमने स्टाफ सिलेक्शन किया और स्टाफ सिलेक्शन इज द CBT1, CBT2 और मैक्सिमम जहाँ कहाँ लगता है वहाँ पे स्किल टेस्ट। उनको ही मुझे पता है कि आप किसी को भी पूछो तो उनको खुद को पता लगता है, किसी के पास उनको जॉब के लिए जाना नहीं पड़ता है। वो खुद जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम से बाहर आने से पहले उनको उनके मार्क्स पता चलते हैं, मुझे इतने मार्क्स पड़े हैं तो फिर आई हैव क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, तभी उनको पता चलता है। और एक बार स्क्रूटनी होने के बाद तुरंत जब सेकंड CBT हो जाते हैं कुछ शॉर्टलिस्ट होने के बाद, तो उसी में भी उनका विद इन 1 डे या द नेक्स्ट डे उसकी लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाती है। इतनी ट्रांसपेरेंसी पहले कभी नहीं थी। मुझे लगता है
हमारे स्टाफ सिलेक्शंस की जो ट्रांसपेरेंसी एट प्रेजेंट है बाकी स्टेट से बहुत ही बेहतर है, मैं आराम से कह सकता हूं, क्योंकि इट इज कंपीटिंग विद द अदर स्टेट्स आल्सो. दिस इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट. कोई कंप्लेन भी रहा तो अभी किसी चीफ मिनिस्टर के पास कभी नहीं आता है. स्टाफ सिलेक्शन में कोई कंप्लेन भी रहा, दे गोज टू द स्टाफ सिलेक्शन ऑफिस, दे कंप्लेन देयर. और स्टाफ सिलेक्शन में कभी कभी जब इंक्वायरी करता हूँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और चेयरमैन उनके मुझे बता देते हैं. बच्चे आके बहुत ही हैप्पी है. मुझे ढेर सारे जब यंग क्राउड मिलते हैं, जब उनके बीच में प्रोग्राम ले, तो उनमें जो खुशी है कि गोवा के बच्चों में, क्योंकि टैलेंटेड जो लोग हैं ऑटोमेटिकली अभी जॉब में आने लगे हैं. ये आपने बात की पारदर्शिता की, लेकिन गोवा की बात हो, पर्यटन की बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता. अगर हम पर्यटन की बात करें तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी चिंताजनक लगती है. जैसे कहा जाता है कि अब पिछले साल के अगर देखा जाए कुछ आंकड़े आते हैं कि पर्यटन थोड़ा कम हुआ है. लोग गोवा के बजाय वियतनाम, थाईलैंड, इन जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं. दूसरी बात यह है कि जो हाल ही में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना जो हुई नाइट क्लब में, उसके बाद सरकार के लिए एक चुनौती होती है वो भरोसा, वो सुरक्षा दोबारा पैदा करना. या जो घटना हुई वो ऐसी कभी नहीं होगी, उसके बाद किस तरह के कड़े कदम उठाए गए उसको लेकर एक भरोसा पैदा करना. सबसे पहले जो दुर्घटना हुई उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए. द गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बहुत ही दिलगिरी व्यक्त करता हूं. लेकिन गोवा का टूरिज्म तो सिंस फ्रॉम द 2000 ऑनवर्ड्स दिस इज एन क्लब संस्कृति, क्योंकि द यंग क्राउड जो यहाँ पे आता है वो तो डेफिनेटली द क्लब, मौज मजा इस सब करने के लिए आते ही हैं. तो फिर इस तरह के जो रेस्टोरेंट हैड कन्वर्टेड इनटू द क्लब, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रेड लाइसेंसेस एंड दे टुक द डिफरेंट लाइसेंसेस. कभी कभी उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी जो हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो नहीं था. क्योंकि इस ट्रेजिक इंसिडेंट्स के बाद यानी हमने अभी एक तो मैजिस्ट्रियल कमेटी बिठाई है, एनफोर्समेंट कमेटी डाली है, और इवन दो फॉर द ऑडिट करने के लिए सेपरेटली अंडर द सेक्रेटरी रेवेन्यू कमेटी बिठाई है. जैसे इनके रिपोर्ट आ जाते हैं कि हैंस फोर्थ इस तरह का इंसिडेंट कभी ना हो, इसीलिए उसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा. और ईच एंड एवरी और एनओसी इज अ कंपल्सरी टू रन दिस टाइप ऑफ रेस्टोरेंट हो या क्लब हो, इस तरह के चलाने के लिए इससे आगे रहेंगे. रही बात टूरिज्म की, गोवा में वैसे तो टूरिज्म कम नहीं हुआ है, हमेशा के लिए तो गोवा का टूरिज्म बढ़ते ही गया है. कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ ऐसे लोग बात करते रहते हैं क्योंकि नहीं पहले गोवा का टूरिज्म कम हुआ है. नो डाउट इस तरह का कोई टूरिज्म कम नहीं हुआ है. देयर इज अ चैलेंजेस, क्योंकि लोगों को थोड़े फॉरेन कंट्रीज ये वो, तो वी आर कंपीटिंग विद द इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो. एक सवाल ये आता है डॉक्टर सावंत की, सरकार ने टूरिज्म के अलावा भी जाने की कोशिश करी है. इन 4 सालों में अगर आपके अचीवमेंट की बात करें तो सबसे सेटिस्फाइंग आपके लिए जीएससीसी है या कुछ और भी है? इसमें आपने कहा तो गोवा स्टाफ सिलेक्शन है ही डेफिनेटली. द सेकेंड इज एन हॉनरेबल पीएम का जो प्रोग्राम आत्मनिर्भर था उसको जो स्वयंपूर्ण गोवा में हमने कन्वर्ट किया, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द बिग अचीवमेंट. बिकॉज द 13th फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हर घर नल से जल लेके हर ग्राम सड़क, हर घर बिजली, हर घर इंश्योरेंस, इस तरह के जो जितने सारे प्रोग्राम्स थे वो हम अचीव कर सके. दैट इज ऑल्सो द बिग अचीवमेंट. इवन दो द क्राइम में द एसआईटी लैंड विच हमने फॉर्म की है, इट इज एसआईटी लैंड फॉर्म होने के बाद इट इज एन मैक्सिमम जितने सारे यहाँ पे लैंड के बेस में जो क्राइम हो रहे थे उसको हमने कट ऑफ करने का काम मेरी सरकार ने डेफिनेटली किया है. दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द बिग अचीवमेंट इन द गवर्नमेंट. और द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ए बिग अचीवमेंट इन द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस में विच हैज कम एट द लेवल ऑफ द 5 in the investment promotional board. So many investors, they are ready to come invest in the state. So we are welcoming them. Recently under the PIL also, we are ready to give them the incentives for this type of investment. Those who are making more than the 100 crores of rupees, they are investing in the state. आपने अभी जो हम बात कर रहे थे जिला पंचायत चुनाव की, उसमें एक चीज है कि भाई एनडीए खुश है, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो न्यूज निकल के आ रही है उसमें कांग्रेस भी काफी संतुष्ट है. इनको किस बात की खुशी है यहाँ पर? कांग्रेस तो इतने पे समाधानी है तो बहुत ही अच्छा है. मैं उनका बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करता हूँ. आगे 27 वाले इलेक्शन में उनको इसी पे रहा तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं. वैसे कई तरह के हैं. अब तो चुनाव चूंकि नजदीक हैं, 1 साल लगभग के आसपास हैं, तो मतलब कई इश्यूज हैं. क्या आपको लगता है कि जितने आरोप अभी लगाते हैं उसमें अभी तो चूंकि SIR की बात है, वोट चोरी का पूरे देश में चलता है,
गोवा के अपने कामों को देखते हुए आप कैसे आने वाले समय को देखते हैं इन चुनावों को? कांग्रेस तो हमेशा के लिए वोट चोरी या इस तरह के कुछ इश्यूज उसका कोई मायना नहीं रखते, फिर भी वो तो बात करते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार का वोटिंग हमारा ईवीएम पे नहीं हुआ, पोस्टल बैलेट पे हुआ। तो गोवा के लोगों ने दिखा दिया है कि विद द पोस्टल बैलेट ऑल्सो यहाँ के एनडीए जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी जीत सकते हैं। यही उनको आंसर है कि डेट्स कि ईवीएम के बिना भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन एसआईआर तो हमेशा इससे पहले भी हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर द लास्ट 13 बार हो चुका है। फ्रीडम देश को आजादी मिलने के बाद 13 बार जो एसआईआर हुआ, उसकी बात कभी यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 10 बार एसआईआर हुआ है, तभी भी लोगों का वोट वगैरह कट हुआ था। ड्यूअल वोटिंग तो रहना ही नहीं चाहिए, डेथ है उसकी वोटिंग तो रहना ही नहीं चाहिए। जो इंडियन सिटीजन है ही नहीं उसका वोट इसमें रहेगा कैसा, वो तो निकलना ही चाहिए। घुसखोरों को वोट देने के लिए कांग्रेस हमेशा के लिए उसको वोट चोरी कहते हैं, क्योंकि उनकी वोट कट जाएगी, उनकी वोट के बारे में कांग्रेस की ज्यादा चिंता है। यहीं पे जब चुनाव की बात हो रही है तो कई विषयों पे चर्चा हो रही है और उन्हीं में से एक है जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जिसके बारे में जिसको शुरू किया था, मुझे घर योजना। ये क्या योजना है? मुझे घर योजना हिंदी में मेरा घर योजना। गोवा के जितने सारे घर जो लिबरेशन से पहले वाले घर भी थे, उनको लीगल स्टेटस नहीं था। 1972 में पहली बार गोवा में सर्वे हो चुका था। सर्वे उसका प्लान पे घर लगा है, ओके, लेकिन उसके पास लीगल या टाइटल डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। तो फिर उसको लीगल टाइटल डॉक्यूमेंट देने का, और उसके बाद में जो गवर्नमेंट लैंड में ढेर सारे लोगों के घर गवर्नमेंट लैंड में बने हुए हैं, उसके पास भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पे कोमुदाद बोल की संस्था है, उसमें लोगों के घर बने हैं, उसको पे उनके पास भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। तो फिर यहाँ से कोई भी चल के हाई कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट गिव्स द ऑर्डर टू डेमोलिशन, तो लोगों के घर डेमोलिश होने लगे। ढेर सारे घर भी डेमोलिश हो चुके। तो मेरे गवर्नमेंट ने बड़ी सोच के बाद मुझे घर योजना निकाली। तो उनको लीगल टाइटल देने का मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ की जितनी सारी आबादी है उसमें से 80% आबादी को इसका फायदा हो जाएगा। मेरे घर के अंदर इसका इनॉग्रेशन जो हुआ, जो अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित भाई शाह इनके हस्ते हुआ, दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और सभी अभी लोग जो मुझे घर इसका फॉर्म भर के दे रहे हैं, मेरा दावा है कि 27 के इलेक्शन से पहले जो कोई फॉर्म भर के देगा उसको उसका लीगल टाइटल उसको मिल जाएगा। मुझे याद है कि पहले समुद्र मंथन के दौरान हितेश शंकर से बातचीत में गोवा की संस्कृति और इतिहास के बारे में बात हुई थी कि गोवा का इतिहास आमतौर पर जो लोग आते हैं वो पुर्तगाल से जोड़कर देखते हैं और बहुत कुछ ज्ञात नहीं होता। कुछ चर्चेज जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बीचेस पे जाते हैं, लेकिन आपकी कोशिश थी कि हम संभवतः उसको एक तरह से रीडिफाइन करेंगे, लोगों को बताएंगे। 4 साल बाद आप कैसे पाते हैं कि यहाँ के जो एक तथ्यपूर्ण इतिहास हो या फिर जो पुरानी चीज हो उसको बताने में आप कितना सफल रहे हैं? गोवा का इतिहास सिर्फ पोर्तुगीज से जुड़ा नहीं है। गोवा का इतिहास तो कदम्ब, शालीवान, छत्रपति शिवाजी महाराज, इस तरह से 7 राजवट यहाँ से आ चुके थे। उसके बाद में पोर्तुगीज आए हैं। तो आज भी हम जब नॉर्वे में सप्तकोटेश्वर का मंदिर देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आज भी आती है। और मेरा ये सौभाग्य है कि तब 350 साल पुराना मंदिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था उसको फिर एक बार रिनोवेट करके लोकार्पण करने का योग मुझे मिला। ये मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। जब हम तांबड़ी सुल्ला में जाके कदमकालीन जो मंदिर देखते हैं जो खुद कदम राजा ने बनाया था, यहाँ का जब चांदोर गांव में जाते हैं तब की कदम गांव की वो तो राजधानी थी, गोवा की पूरी राजधानी चांदोर थी। यानी ये तो गोवा के इतिहास है। हमारी कोशिश है क्योंकि थ्रू आवर एनिमेशन फिल्म्स के थ्रू आवर इंफॉर्मेशन वी आर कमिंग विद द एनिमेशन फिल्म ऑन द गोवन हिस्ट्री दैट विल गो फॉर द आवर जो अभी के नेक्स्ट जनरेशन है, जेनजी है, उनको गोवा का इतिहास समझे। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है क्योंकि गोवा का इतिहास लोगों के पास फिर एक बार अच्छी तरह से पहुंचे। बिल्कुल। अभी जब इससे पहले सेशन हो रहा था तो रंजीत जी ने जिक्र किया था मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो कि अपने आप में एक मिसाल है विश्व स्तरीय स्तर का जो अब बनाया गया है। अगर हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें गोवा के अंदर, तो पर्यटन स्थलों पर अगर बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो विकास के लिए और इस तरह के कौन कौन से कदम सरकार उठा रही है? डेफिनेटली यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन सका तो ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द मोदी जी टेन्योर।
हम बोलते हैं कि डबल इंजन के कार्यकाल में ही यहाँ के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, चाहे वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, द नेशनल हाईवे फ्रॉम द पत्रादेवीम टू पॉलेम, फ्रॉम द पेडने टू कानकोन हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट द बाम्बोलिम, या हमारा जो अगवा जेल था वो अगवा जेल म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या एट द, मैं तो बोलता हूँ कि ग्राम पंचायत लेवल पे भी इससे बड़े प्रोजेक्ट हम बना सके। मेरे जैसे साकली के स्मॉल विलेज में जो रविंद्र भवन आपने देखा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। द ग्रीन स्कूल, द प्राइमरी स्कूलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ द ग्रीन स्कूलिंग की मेरे कारापुर सरवण में हमने बनाई है, वो देखे तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि बाकी प्राइवेट स्कूल भी इस तरह का नहीं हो सकता है। इस तरह का गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग हमने हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनाई है। इस तरह का हम ईच एंड एवरी, यानी ग्राम पंचायत की बिल्डिंग देखो या वहाँ के हॉल देखो, इस तरह का मैंने गोवा बीइंग अ स्मॉल स्टेट बट ये पॉसिबल हो सका विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मोपा जैसे एयरपोर्ट या फिर कुछ बड़े हाईवेज काफी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, या आपको लगता है कि अभी कुछ और इस दिशा में काम किया जाना बाकी है जो कि आपके अपने विजन में है, जो आपके स्कीम्स ऑफ थिंग्स में है? जी हाँ, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत पोर्ट रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि एयरपोर्ट से पोर्ट तक हमने पूरी कनेक्टिविटी कंप्लीट की है। इवन दो द रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट एंड रोड, इस हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गति शक्ति जो पोर्टल है, इससे इवन दो द इंडस्ट्रियल IDCs वी आर कनेक्टिंग टू डेट, so that in future the Goa will be the connecting from the north to south with the all the national highway connectivity, और it will be in future the logistic hub के तरह से आगे उभर रहा है। जो हमारे पास जो समुंदर है, पोर्ट है, उसका बहुत अच्छी तरह से we are utilizing to export the things, not only the iron ore, but in future we can export up so many things for the foreign countries. यहाँ का गोवा शिपयार्ड हो, यहाँ का MPT हो, इस तरह के that is the strength of the गोवा सरकार। Even though the National Institute of the Oceanography, the Polar Institute, इस तरह के जितने सारे बड़े इंस्टीट्यूट है, recently we having the National Water Sports Institute जो दोनापॉल में एस्टैब्लिश हुआ, और the National Forensic Science College, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं, that is the strength of Goa government. अंत में बस यही कहेंगे, क्योंकि ये 4.0 है, अगले साल 5.0 के लिए भी हम आएंगे, तो अगले साल गोवा में ऐसी कौन सी चीज है जिसका हमें एक साल इंतजार करना और सरप्राइज मिलने वाला है? डेफिनेटली जब आप 5.0 में आने वाले हैं तो मैं अभी बता के बाकी के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब मैं नया कुछ तो गोवा में जो हमने किया डबल इंजन की सरकार में वो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊं। तब तक के लिए आपको यानी गोवा में अभी क्रिसमस का आज से कल से ही स्टार्ट है, वैसे इट इज मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।